नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी को कल ही सूचना मिल गई थी कि हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं और राजनीति शास्त्र की जो परीक्षा है वो 23 तारीख को है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित है। और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से अफिलेटेड जितने भी महाविद्यालय हैं 23 तारीख को ही राजनीति शास्त्र की परीक्षा होने वाली है, जिसका जो पेपर नेम है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। एक ऐसा पेपर जिसमें कई बार छात्र छात्राओं को असमंजस बना होता है, छात्र छात्राओं को बहुत कठिन लगता है। एक ऐसा पेपर जिससे छात्र छात्रा काफ़ी डरते हैं कहा जा सकता है। लेकिन मैं लगातार आपको 23 तारीख से पहले, मतलब कल 22 तारीख है, आज मतलब 22 तारीख को ही आपको तीनों वीडियो देखने को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप तीनों पेपर देख लेते हैं, तीनों पेपर को एक बार कंठस्थ कर लेते हैं, तो आपको इस पेपर में तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए हम लोग बिना ज़्यादा बात करते हुए सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ही हमें परीक्षा में अनुभव रहेगा, उतनी ज़्यादा ही उतने बार ही हम उतने अच्छे से हम प्रश्न के उत्तर को दे पाएंगे। आइए, ये आपका जो इंस्ट्रक्शंस है इसको तो आप लोग जानते हैं, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पर। हमारा पहला जो प्रश्न है कि मैंने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया है, ये किसने कहा है? आप लोग पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो कमेंट में बताइएगा, और इसका जो उत्तर है मैं आपको बता दे रहा हूँ, कार्ल मार्क्स है। लेकिन आप लोग कमेंट में भी अपने उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आखिरी उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर पुकारा गया? तो मित्रों, ये J.S. मिल को कहा गया। अगला है, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए यंत्र मात्र है, ये किसका कथन है? तो ये कथन भी कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है हमारा, मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न कई बार दोहराया गया है कि मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है। जल्दी से आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट करिए कि मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है। तो मार्क्स के समाजवाद को जो है वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो जो दास कैपिटल रचना है ये है कार्ल मार्क्स की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया? अतिरिक्त मूल्य का जो विचार दिया है मित्रों वो कार्ल मार्क्स ने दिया है। अगला प्रश्न है हमारा कि फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? मित्रों, ये पुस्तक भी कार्ल मार्क्स की रचना है। देखिए कार्ल मार्क्स से कितने प्रश्न आ रहे हैं। आप अगर मेन थिंकर्स को ही अगर पढ़ लेते हैं तो मतलब अच्छा नंबर ला सकते हैं। किस विचारक के अनुसार धर्म एक अफीम है? बहुत पुराना क्वेट है, बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा उस बीच। तो ये भी जो है कार्ल मार्क्स का है कि धर्म एक अफीम है। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है कि जो कार्ल मार्क्स के जो राज्य संबंधी विचार थे उसमें से जो ये कौन सा कथन है जो राज्य के लिए नहीं है। कार्ल मार्क्स का कौन सा कथन है जो राज्य के लिए नहीं था? तो कार्ल मार्क्स ने ये नहीं कहा है कि राज्य एक साध्य है। कार्ल मार्क्स ने कभी नहीं कहा कि राज्य एक साध्य है। कार्ल मार्क्स ने हाँ कहा कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य एक वर्गीय संस्था है, राज्य एक अस्थायी संस्था है, लेकिन राज्य एक साध्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया मित्रों, ये DDU में भी पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, और ये अवध में भी कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, जो प्रश्न नंबर आपका 17 है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? तो स्व संबंधी एवं पर संबंधी। संशोधनवाद का जनक किसे कहा जाता है? संशोधनवाद का जनक किसे कहा जाता है मित्रों? तो संशोधनवाद का जनक जो है बर्नस्टीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इवोल्यूशनरी सोशलिज्म पुस्तक किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये बर्नस्टीन की है। अगला प्रश्न है, दो नगरों की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? दो नगरों की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो दो नगरों की जो संकल्पना है वो ऑगस्टाइन के द्वारा प्रस्तुत की गई।
अगला प्रश्न है कि सिटी ऑफ गॉड किसकी रचना है। सिटी ऑफ गॉड जो रचना है वो भी ऑगस्टाइन की है। रिपब्लिकन्स ऑन द रीसेट रिवोल्यूशन इन फ्रांस किस लेखक की पुस्तक है। ये थोड़ा धुंधला है, ये पीडीएफ ही शायद धुंधला था मित्रों, लेकिन मैं आपको दोबारा पढ़ के बता दे रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑन द रीसेट रिवोल्यूशन इन फ्रांस किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ये बर्क महोदय की रचना है, बर्क महोदय की रचना है। अगला प्रश्न है रूढ़िवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस विचारक से था। तो इसमें रूढ़िवाद जो है वो बर्क है। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1848 है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये कथन है रूसो का। हाँ, ये कथन रूसो का है। अगला है कि लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो लॉक कहते हैं कि जो जीवन है वो भी प्राकृतिक है, संपत्ति भी प्राकृतिक है, स्वतंत्रता भी प्राकृतिक है, लेकिन लॉक कहते हैं कि जो समानता है वो प्राकृतिक नहीं है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा कि समानता प्राकृतिक अधिकार लॉक के अनुसार नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था स्वर्णिम युग था। तो रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो था वो स्वर्णिम युग था। रूसो ने नारा भी दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो। शासन पर दो निबंध किसकी रचना है। शासन पर दो निबंध किसकी रचना, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिए कि शासन पर निबंध किसकी रचना है। शासन पर जो निबंध है ये दो निबंध जो है ये लॉक की रचना है। किसकी रचना है, लॉक की रचना है। अगला प्रश्न है दो तलवारों का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दो तलवारों का सिद्धांत किस युग से संबंधित है। दो तलवारों का सिद्धांत मध्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अवधारणा का समर्थन किया। तो जो जेएस मिल जो थे उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अवधारणा का समर्थन किया, जेएस मिल। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र की 6 पुस्तकें किसकी रचना है। तो गणतंत्र की 6 पुस्तकें किसकी रचना, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से बताइए आप लोग। गणतंत्र की 6 पुस्तकें हैं जो बेंथम की रचना है। अगला प्रश्न है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ, ये किससे संबंधित हो। ये जो कथन है ये संबंधित है बेंथम से। अगला प्रश्न है एक संतुष्ट मूर्ख होने की तुलना में एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं ज़्यादा बेहतर है, ये किसका कथन है। तो ये जो कथन है ये जेएस मिल का कथन है। अगला प्रश्न है कि ऑन लिबर्टी किसकी रचना है। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें कि ऑन लिबर्टी किसकी रचना है। ऑन लिबर्टी जो रचना है वो जेएस मिल की है। किसने कहा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। किसने कहा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो ये कहा है मिल महोदय ने कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख। अगला प्रश्न है कि अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया। तो जो जेएस मिल महोदय हैं इन्हें अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगितावादी परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो इसमें से कौन है जो उपयोगितावादी परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेंथम है ये भी उपयोगितावादी हैं, ह्यूम भी उपयोगितावादी हैं, जेएस मिल भी उपयोगितावादी हैं। जो टी.एच. जो ग्रीन है ये उपयोगितावादी नहीं है। अगला प्रश्न है कि भय और मैं दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, या यह प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भय और मैं दोनों जुड़वा भाई हैं। तो ये कथन किसका है। भय और मैं दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं या मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, कथन है हाफ्स का। अगला प्रश्न है उपयोगितावादी का मूल तत्व क्या है। तो उपयोगितावाद का मूल तत्व सुखवाद है। जो कर नहीं दे सकता उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं है, कथन किसका है। ये कथन जेएस मिल का है कि जो कर नहीं दे सकता है
वो मतदान नहीं दे सकते। J.S. मिल जो हैं वो खुले मतदान के समर्थक भी थे। किसने खुले मतदान का समर्थन किया? तो बेंथम ने भी खुले मतदान का समर्थन किया, J.S. मिल ने भी किया, गांधी जी ने भी किया। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, ये किसका कथन है? तो ये कथन T.H. ग्रीन महोदय का है। अगला प्रश्न है कि बेंथम के उपयोगितावाद को किसने संशोधित किया? तो बेंथम के जो उपयोगितावाद को संशोधित करने वाले विचारक थे वो थे J.S. मिल। अगला प्रश्न है कि राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है हीगल महोदय। अगला प्रश्न है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या किसने कहा? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन किसने कहा? तो ये कथन भी हीगल महोदय ने कहा। अगला प्रश्न है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस किसकी रचना है? तो ये रचना है मैकियावेली महोदय की। दुख और प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी है, यह कथन किसका है? दुख और प्रसन्नता ये दो संप्रभु स्वामी है, किसने कहा? तो ये बेंथम महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न है कि एडवर्ड बर्नस्टीन ने किस विचारधारा की व्याख्या दी? तो एडवर्ड बर्नस्टीन ने मार्क्सवाद विचारधारा की नई व्याख्या दी। अगला है कि माइकल ऑक्सफोर्ड किससे प्रभावित थे? तो माइकल ऑक्सफोर्ड लियो स्ट्रास से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ा है? तो मध्ययुगीन से इसमें से कौन नहीं जुड़ा है? तो सुकरात नहीं जुड़ा है, बाकी आपके लोग मध्ययुगीन के विचारक रहे हैं। राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक कौन था? आप लोग जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करके बताने का प्रयास करें। राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला जो विचारक था वो था मैकियावेली। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन था? आपसे अगर पुनर्जागरण, आधुनिक विचारक और विकास की बात करें तो आप आराम से मैकियावेली को टिक कर सकते हैं। तो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण के अग्रदूत जो थे वो थे मैकियावेली। अगला प्रश्न है डिस्कर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑफ लिवी किस पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ये पुस्तक कई बार डिस्कर्स ऑन लिवी नाम से भी पूछी गई है। तो इसके रचनाकार जो हैं वो मैकियावेली महोदय हैं। अगला प्रश्न है मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत क्या है? तो मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत जो है वो राजा है। लोमड़ी और शेर की राजनीति का जो विचार है उसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन जो है मैकियावेली महोदय ने किया है। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक भी मैकियावेली हैं। द प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है? तो द प्रिंस पुस्तक के लेखक जो हैं वो मैकियावेली हैं। जो मैकियावेली की द प्रिंस पुस्तक है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तुलना उसकी की गई है। विधि संप्रभु का आदर्श है, यह कथन किसका है? विधि संप्रभु का आदर्श है, यह कथन किसका है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें। ये जो कथन है ये ऑस्टिन का है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संविदावादी सिद्धांत का समर्थक है? तो हॉब्स, लॉक, रूसो ये तीनों लोग संविदावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थन किसने किया? तो हॉब्स ने किया। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थन जो है वो हॉब्स ने किया। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक की अवस्था थी, हॉब्स के अनुसार प्रकृति की जो अवस्था थी उसमें निरंतर युद्ध हुआ करता था। निम्नलिखित में से किसे संप्रभुता का पिता कहा जाता है? तो जो बोंदा है उन्हें संप्रभुता का पिता कहा जाता है। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? तो ये मैकियावेली ने कहा था। संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है, किसका कथन है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे कि ये किसका कथन है। थॉमस हॉब्स का कथन है।
अगला प्रश्न है कि हाब्स की पुस्तक कौन सी है इसमें से? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे इसमें से हाब्स की पुस्तक कौन सी है। तो हाब्स की पुस्तक जो है वो है लेवियाथन। मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा? तो जो डनिंग महोदय थे उन्होंने कहा कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं मुझे तो बहुत आसान लगते हैं ऐसे क्वेश्चन, बाकी आप लोग भी जानिए कि जो हाब्स का था ये लेवियाथन था। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का था। कार्ल मार्क्स का द होली फैमिली था, लेकिन लार्क्स का पॉलिटिक्स नहीं था। पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी थी? पॉलिटिक्स पुस्तक जो थी वो अरस्तू की थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकृति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्रकृति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो जो लाक महोदय हैं वो इस प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से है सामाजिक तथा विवेकी। निम्नलिखित में से किसने समान इच्छा का सिद्धांत दिया? नेचुरल विल या जर्नल विल का किसने सिद्धांत दिया? तो रूसो महोदय ने इसका सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य एक उद्यान जंगली था, यह अभिव्यक्त किया गया किसके द्वारा? तो ये रूसो द्वारा किया गया कि मनुष्य एक उद्यान जंगली था। संविदा सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो महोदय हैं इसके लेखक। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बढ़िया एकदम प्रसिद्ध रचना है। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? तो रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया। रूसो ने नारा दिया कि प्रकृति की ओर लौटो। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव मस्तिष्क का अंग नहीं है? तो मानव मस्तिष्क का जो अंग है वो क्षुधा नहीं है। किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है? तो प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है। प्लेटो द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति क्या है? तो प्लेटो द्वारा जो पद्धति है वो है द्वंद्वात्मक पद्धति। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है? ये हम लोग सेकंड सेमेस्टर में प्रश्न आया था कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो 5040 है। यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? तो प्लेटो कहता था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए। यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? तो यूनानियों ने न्याय के नैतिक पक्ष पर जोर दिया। रिपब्लिक में कौन कहता है कि न्याय बलवान का हित है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे कि रिपब्लिक में कौन कहता है कि न्याय बलवान का हित है? तो जो थ्रेसीमेकस होता है वो कहता है। जो रिपब्लिक जो बुक है वो संवाद शैली में लिखी गई। तो ग्लकान से और थ्रेसीमेकस से जो है प्लेटो संवाद करते हैं, तो वही उस पुस्तक में लिखा गया। तो उसमें जो थ्रेसीमेकस से वही कहता है कि जो न्याय है वो बलवान का हित है, जो शक्तिशाली है न्याय उसी के पक्ष में होगा। दिलाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? दिलाज पुस्तक के लेखक हमारे प्लेटो महोदय हैं। प्लेटो ही थे। प्लेटो ने कहा कि जो राजा होता है उसे दार्शनिक होना चाहिए। प्लेटो एक काल्पनिक विचारक थे, वो कल्पना बहुत ज़्यादा करते थे, थिंकिंग बहुत था उनके अंदर। न्याय भय की संतान है। न्याय भय की संतान है, ये किसने कहा? तो ये जो है थ्रेसीमेकस ने कहा कि न्याय भय की संतान है। निम्नलिखित में से कौन सोफिस्ट विचारक नहीं है? तो जो सुकरात हैं वो सोफिस्ट विचारक नहीं हैं। जो सुकरात हैं वो सोफिस्ट विचारक। प्लेटो ने किसे अकादमी का मस्तिष्क कहा? तो प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा। और जो प्लेटो का जो शिष्य था वो अरस्तु था, और जो अरस्तु का शिष्य था वो सिकंदर था। और जो प्लेटो के जो गुरु थे वो थे सुकरात। प्लेटो के जो गुरु थे मित्रों वो थे सुकरात। अकादमी की स्थापना किसने की? तो अकादमी की स्थापना प्लेटो ने की। अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम रूप क्या है? तो अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम रूप पॉलिटी है। किसने कहा दास्ता प्राकृतिक प्रक्रिया है? तो अरस्तु जो थे वो दास्ता के समर्थक भी थे। तो अरस्तु ने कहा कि जो दास्ता है वो प्राकृतिक प्रक्रिया है। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की रचना है। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
तो जो राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं उसे अरस्तु कहा जाता है, लेकिन भारतीय राजनीति का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे, भारतीय राजनीति का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? रिपब्लिक का उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस है, न्याय से संबंधित है। किसने कहा राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है? किसने कहा राज्य का जो अस्तित्व है मनुष्य से पहले? तो यह अरस्तु ने कहा। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? जल्दी से आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें कि यह कथन किसका है। तो यह कथन अरस्तु का है। किसने कहा राज की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सद जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है? तो ये कथन भी जो है अरस्तु का है। अरस्तु द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त जो पद्धति हो क्या है? तो आगमनात्मक पद्धति जो है, जो इंडक्टिव है, वो है अरस्तु द्वारा प्रयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता नहीं है? तो जो मध्ययुगीन में जो हुआ था वो संप्रभुता पर विचार नहीं हुआ था। वो जो विचार हुआ था वो मध्य युग में वो चर्च में राजतंत्र की प्रधानता सार्वभौमवाद पर हुआ था। अगला प्रश्न है कम्युनिटीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो थॉमस एक्विनास ने लिखी है। राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है, यह कथन किसका है? तो यह कथन संत थॉमस एक्विनास महोदय का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? तो संत थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है। दोस्तों यहाँ आपके जो हैं 100 प्रश्न पूरे सॉल्व हो गए हैं। अगर आप इस वीडियो को 102 बार देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षा में आ चुके हैं और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से अफिलेटेड जितने भी महाविद्यालय हैं उन सब में तो ये प्रश्न पूछा ही जा चुका है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लें और आप अपने उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए जो आपके दोस्त 23 तारीख की परीक्षा में, राजनीति शास्त्र की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते रहिए।